अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मुसाफिर हूं यारो। तो आज वीज़ा रिजेक्शन के वाले से ये दूसरी किस्त है। मैंने कुछ पॉइंट जो है पहली किस्त में जो डिस्कस किए थे, अब दोबारा जो है वो उनको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो और लंबी हो जाएगी और इसका फिर कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा कि आप वही मैं रिपीट करूँ इस दूसरी वीडियो में भी। तो इसलिए अब नेक्स्ट जो है वो पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि हमारे दोस्तों के वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों होते हैं, वीज़ा रिजेक्ट क्यों होते हैं, उनकी क्या रीज़न्स हैं। तो ये है कि आपका मैरिटल स्टेटस जो है वो भी डिपेंड करता है। अगर आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, आपके बूढ़े वालिदैन हैं, तो आपके चांस ज़्यादा हैं बनिस्बत एक कंवारे के, एक सिंगल के, एक वो जिस पे घर की ज़िम्मेदारी नहीं है उसकी निस्बत आपके चांस ज़्यादा हैं। तो अगर आप इसके साथ अपना FRC या MRC ये लगाएंगे तो आपकी फ़ाइल अच्छी हो जाएगी। एक एम्बेसी ने आपका वीज़ा रिजेक्ट किया है तो इमीडिएट जो है ना वो अप्लाई ना करें और ना ही जो है वो दूसरी एम्बेसी को चूज़ करें। ओके, वो समझेंगे कि इनका आपस में जो इंटरलिंक है सारी एम्बेसीज शेंजन जो है, तो उनके पास रिकॉर्ड होता है। तो मैं भी आप दूसरी दफ़ा अगर अप्लाई कर रहे हैं किसी दूसरी एम्बेसी से, तो वो पहली एम्बेसी के जो है वो फ़ैसले को ही इंडोर्स करें। तो इसलिए कोशिश करें आप और अपने रिजेक्शन रीज़न पे जो है ना वो गौर करें और देखें कि उसने रिजेक्ट वीज़ा किया है पहली एम्बेसी ने तो किस रीज़न से किया है, और उस रीज़न को आप ठीक करने की कोशिश करें। और अगर आप दूसरी एम्बेसी में जाएंगे तो फिर भी चांसेस हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए दूसरी एम्बेसी से भी, और ऐसा कई लोगों के साथ हो चुका है। इसलिए इस चीज़ से भी अवॉइड करना। अगर आप जो है वो ग्रुप टूर में जा रहे हैं तो भी सेपरेट सेपरेट हर बंदे की जो है वो टिकट, होटल बुकिंग और टूर प्लान जो है वो हर बंदे का इंडिविजुअल होना चाहिए। ये नहीं है कि एक ही ग्रुप में जो है ना वो एक ही चल जाएगा, नहीं। आप अपना अपना हर बंदा जो है वो प्लान देगा, वो हर एक केस को इंडिविजुअली देखते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 10 बंदों ने ग्रुप में अप्लाई किया है तो 10 के 10 को मिल जाए। वे भी उसमें से 4 को मिलता है, 5 का रिजेक्ट हो जाता है, 6 का रिजेक्ट हो जाता है। तो ये भी चांसेस हैं कि आप अगर उसमें पूरे ग्रुप का एक ही देते हैं तो फिर भी मुश्किल हो सकती है। तो इस चीज़ से भी अवॉइड करें। पासपोर्ट जो है वो भी अपडेटेड होना चाहिए। मतलब है पासपोर्ट की वैलिडिटी जो है ना वो भी लेस नहीं होनी चाहिए, लेस दैन 6 मंथ नहीं होनी चाहिए। जब भी आप किसी यूरोप कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके वापस आने के बाद जो है आपके पासपोर्ट की कम से कम 3 महीना वापसी के बाद होनी चाहिए। जब आपका ट्रिप प्लान ट्रिप जो है वो ख़त्म हो तो उस वक़्त आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 3 महीने बाकी होनी चाहिए। इसी तरह जो है कुछ फॉरेन कंट्री में जो हमारे दोस्त रहते हैं उनके उधर रेजिडेंसी जो है वो रेजिडेंसी की अगर वैलिडिटी कम है तो उनको चाहिए कि वो रेजिडेंसी पहले रिन्यू करा के तो फिर करें। बहुत यूरोपियन कंट्रीज़ कहते हैं कि कम से कम जब आप वापस वहाँ से आएँ तो 3 महीना उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। एक दोस्त की तकरीबन कोई 1 हफ़्ता कम था 3 महीने से, तो उसका उनने होल्ड किया था कि आप ये रिन्यू करके हमें भेजें तो आप वीज़ा इशू करते हैं, लेकिन वो इन टाइम जो है ना रिन्यू नहीं हो सकी थी तो उसका वीज़ा भी जो है वो रिजेक्ट हो गया था। तो मोस्टली मैं शेयर करता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस या जो मेरे कोलीग्स हैं, मेरे दोस्त हैं, उनके साथ जो कुछ वाक़यात होते हैं मैं उनकी ज़्यादातर जो है ना वो शेयर करता हूँ एक्सपीरियंस। तो इसके अलावा जी है अपना
सैलरी सर्टिफिकेट जो हैं वो भी आपके सही होने चाहिए, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट ठीक होनी चाहिए। आपका ट्रैवल प्लान जो है वो भी प्रॉपर होना चाहिए कि आपकी ट्रैवल प्लान आप इसको इंक्लूड कर लेते हैं, 2-3 आइटम्स को इकट्ठा कर लेते हैं। इंश्योरेंस जो है वो आपकी वैलिड होनी चाहिए और कवरेज उसकी उतनी होनी चाहिए जितनी रिक्वायर्ड है। मोस्टली 30,000 यूरो की कवरेज जो है ना यूरोप वाले मांगते हैं, तो कवरेज भी इतनी होनी चाहिए। और जिस कंपनी से आप ले रहे हैं ये भी मेक श्योर करें कि वो कंपनी जो है वो यूरोप में कवरेज देती है, एलिजिबल है या नहीं, और वैलिड होनी चाहिए। जितने दिन के लिए आप जा रहे हैं उतने दिन में वो जो है ना आपका प्लान की ट्रिप प्लान जो है वो कवर होना चाहिए उन दिनों के लिए। ये ना हो कि आप मतलब 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो आप इंश्योरेंस 5 दिन की दे रहे हैं, ये भी वीज़ा रिजेक्शन की एक रीज़न हो सकती है। तो इस तरह एयरपोर्ट टिकट और होटल बुकिंग भी जो है वो भी इसी तरह होनी चाहिए कि सेम डेट सारी जो है ना वो सही होनी चाहिए। आप जाने की डेट और होटल बुकिंग जो है वो सेम होनी चाहिए। आप उधर लैंड करें तो आपका होटल ऑलरेडी बुक हो, ये नहीं आप जाके होटल ढूंढते फिरें। तो ये चीज़ जो है ना अगर उसमें कुछ कमी पेशी है तो वो भी आपके वीज़ा की रिजेक्शन की रीज़न बन सकती है। तो इन चीज़ों से भी अवॉइड करना चाहिए। एयर टिकट और होटल बुकिंग ये दोनों जो है बाज़ दोस्त कहते हैं कि ये एयर टिकट या होटल बुकिंग जो है पेड होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 8 वीज़े अप्लाई किए हैं, 8 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह यूरोप का वीज़ा लिया है, लेकिन मैंने आज तक कभी भी जो है ना वो पेड होटल बुकिंग ना ही दी है और ना ही जो है एयर टिकट जो है पेड दी है, ठीक है। वो डमी टिकट ही देता हूँ, लेकिन वो शायद मेरी प्रोफाइल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है तो इस वजह से जो इतना कोई डाउट नहीं करते। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल जो है वो अच्छी नहीं है, आपके दूसरे क्रेडेंशियल जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, स्टेटमेंट वगैरह और इस तरह ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह, तो फिर आपके लिए जो है वो में भी थोड़ा रिस्की हो जाए। इसलिए ये आप जो है वो बस जैसे बेहतर समझे। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये पेड होनी चाहिए तो ज़्यादा चांसेस हैं, तो आप पेड भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी करें कि जिसमें आपको रिफ़ंड मिल जाए, आपके पैसे ज़ाया ना हो। तो मेरा ख्याल है वीडियो लंबी हो रही है। आपका जो सोशल स्टेटस है वो भी आपके वीज़ा के रिजेक्शन या अप्रूवल में मैटर करता है। सोशल स्टेटस मीन आपकी जॉब जो है, आपकी अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपकी पोजीशन क्या है, आपकी अर्निंग क्या है, ये चीज़ें जो है ना वो मैटर करती हैं आपके वीज़ा की रिजेक्शन या आपके अप्रूवल में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मतलब आप एक सुपरवाइज़र हैं एक कंपनी में, आपकी सैलरी जो है वो आपने जितनी भी लिखी है, कोई 10,000 कह लें दिरहम या रियाल, तो वो आपके अकाउंट में या पाकिस्तानी रुपीज़ में आप कह लें 60-70 हज़ार, वो उतनी आपके अकाउंट में आनी चाहिए। तो वो मैच करते हैं और एक एक ट्रांजैक्शन जो है ना वो स्पेशली इनकमिंग ट्रांजैक्शन वो नोट करते हैं कि ये कंपनी से आपको कितने पैसे आ रहे हैं और रेगुलर आपकी जो सैलरी है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रही है या नहीं। तो इसलिए बैंक स्टेटमेंट जो है ये शो करती है कि आप जो है फिनंशियल तौर पे जो कितने मजबूत हैं, कितनी आपकी जो है आपका क्या स्टेटस है। तो बैंक स्टेटमेंट को काफ़ी जो है आप केयरफुली जो है देखें और अवॉइड करें कि इस पे जो है ना बगैर स्टैंप के या बगैर स्टैंप और साइन के आप एम्बेसी में सबमिट ना करें, ये भी रिजेक्शन रीज़न हो सकती है। तो जब आप बैंक स्टेटमेंट बैंक से लेते हैं तो उसके पहले और आखिरी पेज पे जो है ना ऑफिसर के साइन और स्टैंप करा लें। साथ में पाकिस्तान में तो वो बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी मांगते हैं, तो वो भी आप साथ में लगाएं, तो फिर आपका केस जो है अच्छा हो सकता है और आपके रिफ्यूज़ल के चांसेस बैंक स्टेटमेंट के वाले से जो है वो
कम हो सकते हैं। लेकिन ये चीज़ तो है, ये भी देखनी चाहिए कि अगर आप मतलब 50,000 ले रहे हैं तो उसमें से अगर 20,000 बचा रहे हैं तो सही है, लेकिन एट द एंड जब आप अप्लाई कर रहे हैं 6 महीने साल में आपके अकाउंट में जो है वो कुछ भी पैसे नहीं हो, अगर लाख 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में शो करता है तो फिर वो भी वीज़ा फेसर डाउट में आ जाता है कि ये कैसे अपना जाएगा, कैसे ट्रिप करेगा, इसके पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं। और इधर उधर से दोस्तों से पकड़ के जो है ना वो स्टेटमेंट बनाने के लिए जो है आप फौरी तौर पे 1-2 महीने में जब आपने अप्लाई करना है तो उससे पहले मत डालें अपने अकाउंट में। ये भी रीज़न हो सकती है रिजेक्शन की कि वो बहुत सारे मतलब इन चीज़ों को समझते हैं वीज़ा ऑफिसर कि ये इसने इधर उधर से पकड़ के तो डाले हैं, तो इसके अपने पैसे नहीं हैं, इसके पास इतने अमाउंट नहीं है कि ये जाके तो हमारे मुल्क में घूमेगा, इसकी इंटेंशन जो है ना वो कुछ और है। तो आपने जो भी फ़ाइल तैयार करनी है, डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, आपने वीज़ा ऑफिसर को जो है वो सेटिस्फाइड करना है अपने डॉक्यूमेंट्स के हवाले से कि मैं मेरा जो है वो ट्रिप जो है वो सिर्फ़ मेरा प्लान जो है घूमने का है और मैं घूम के तो वापस अपने कंट्री आऊँगा। मेरी सैलरी इधर अच्छी है, मेरी जो है बिज़नेस मेरा इधर अच्छा है, तो मैं आपके कंट्री में नहीं रुकूँगा, मैं आके अपना बिज़नेस देखूँगा। ये तो मैं थोड़े दिन के लिए ज़रा रिलैक्स होने के लिए, रिफ़्रेश करने के लिए अपने आप को जा रहा हूँ, तो मैं वापस आके तो अपना बिज़नेस, अपना काम, अपनी जॉब जो है वो कंटिन्यू करूँगा। तो जितने आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी होगी, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी होगी, जिससे उसको जो है वो ट्रस्ट डेवलप करेगा आपका कि ये जो है बंदा जेन्युइन है, सही है, ये टूरिस्ट है और सिर्फ घूमने के लिए जा रहा है, तो वो उसको वीज़ा देने में जो है वो कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। तो आप कंपनी लेटर जब लिखते हैं तो कंपनी लेटर बड़ा केयरफुली लिखें, उस पर भी कंपनी के साइन स्टैंप होने चाहिए और कंपनी के लेटर हेड पे होना चाहिए। और ये फॉरेन कंट्रीज़ में तो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो है वो टेस्टेशन होती है। अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तो उसकी आप रजिस्ट्रेशन साथ लगा सकते हैं। और अगर आपका अपना बिज़नेस है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर भी उसके कुछ आप डॉक्यूमेंट साथ लगा सकते हैं जो शो करे कि आपका अपना बिज़नेस है, आपके नाम पे है या आप एम्प्लॉई हैं, आपकी उसमें क्या शेयर है, क्या पोजीशन है, तो वो आपको हेल्प कर सकता है कि आपका वीज़ा जो है वो अप्रूव हो जाए। वीज़ा डिनायल या रिजेक्शन की एक और रीज़न भी है जो मेरा ख्याल है कम लोग उसको समझते हैं या कंसिडर करते हैं कि ऑफ सीज़न जो है वो ट्रिप प्लान करना। आप देखें स्विट्ज़रलैंड में या कनाडा में आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप नवंबर दिसंबर में या जनवरी में ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो वो कोई सेंसेबल बात नहीं लगती, क्योंकि उन कंट्रीज़ में बहुत ठंड होती है और हमारे जैसे इधर से जो मतलब एशियन कंट्रीज़ के लोग हैं उनके लिए तो ज़्यादा वो तकलीफ़ देह हो सकती है ठंड, क्योंकि वहाँ के लोग तो आदी होंगे, लेकिन हमारे जैसे लोग जो हैं इनके लिए पास प्रॉपर जो है वो कपड़े भी नहीं होंगे उस तरह के हालात, उस तरह के मौसम का मुकाबला करने के लिए। तो ऑफ सीज़न जो है वो ट्रिप से भी अवॉइड करें, ये भी रीज़न हो सकती है आपकी वीज़ा रिजेक्शन की। मोस्टली आपने देखा है कि लोग समर सीज़न में जो है वो ट्रिप प्लान करते हैं और वीज़े अप्लाई करते हैं, उनको वीज़े मिलते हैं। आप अप्रैल से नवंबर आप कह रहे हैं अक्टूबर तक जो है ना ये टूरिस्ट सीज़न होता है, तो आप प्लान करें जब तो कोशिश करें कि इस ड्यूरेशन में, इस टाइम पीरियड में आप अपना वीज़ा अप्लाई करें। इसके अलावा जो है वो एक रीज़न और भी हो सकती है कि आप
एक और रिजेक्शन की रीज़न भी हो सकती है कि एप्लीकेंट का जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड, अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड है एप्लीकेंट का इन पास्ट, तो वो भी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि वो ऐसे लोगों को अपनी कंट्री में एंट्री की जो है इजाज़त नहीं देंगे। तो इसलिए अगर कोई यहाँ पे आप अगर दुबई में हैं, सऊदीया में हैं, तो ये इजीली ट्रैक हो जाता है। पाकिस्तान में तो इस तरह अभी सिस्टम नहीं है। और इसके अलावा कई एम्बेसीज जो हैं वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी इसीलिए शायद मांगती हैं कि वो मेक श्योर करना चाहते हैं कि जिस बंदे को हम वीज़ा दे रहे हैं कि वो बंदा कोई किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है और हमारे कंट्री में जाके कोई ऐसा गलत काम नहीं करेगा। तो इसके अलावा अगर आप पहली दफ़ा जाके तो ओवरस्टे हुए हैं और आपने या कोई इलीगल किसी काम में आप इन्वॉल्व रहे हैं, तो दूसरी दफ़ा जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके चांसेस भी बहुत कम होते हैं कि वो इस चीज़ को जो है वो ज़हन में रखेंगे कि ये बंदा पहले गया तो ओवरस्टे हुआ है या ये किसी इलीगल एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व रहा है, इसलिए दोबारा वो वीज़ा देने से पहले ज़रूर इस चीज़ को कंसिडर करेंगे। तो काफ़ी सारी रीज़न जो हैं वो और भी हैं, लेकिन फिर वही है कि वीडियो और लंबी हो जाएगी। बहरहाल शॉर्ट और मेन जो है ना मेरी समझ में जो आई हैं वो मैंने आपसे शेयर कर दी है। मैं भी कुछ को मैंने सिर्फ कुछ पॉइंट्स को सिर्फ टच किया हो, पूरी डिटेल में बात नहीं की हो, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनको जो है बताएं कि आपको अच्छी एडवाइस मिलेगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो बेल आइकन को दबा दें और सब्सक्राइब के बटन को दबा दें, तो इंशाल्लाह आप को जो ही वीडियो कोई अपलोड करूँगा तो आप लोगों तक पहुँच जाएगी, जो आपके या आपके दोस्तों के या आपके रिलेटिव्स के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है जिनका यूरोप जाने का प्लान है। तो दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।